लर्निंग मार्केट से मनीष में आज हम अपने NISM कमोडिटी सीरीज का 6 चैप्टर जो कि है क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के ऊपर एक चार्ट इन लोगों ने बनाया है। इसमें फर्स्ट स्टेज क्या है, डिसीजन टू ट्रेड, यानी कि आप और हम नॉर्मली डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेड करना है। ट्रेड करने का जब हमने डिसाइड कर लिया तो हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर वो ट्रेड की एग्जीक्यूशन होगी। वो ट्रेड ब्रोकर के लेवल पे क्लियरिंग होगी, या तो ब्रोकर खुद करेगा या फिर उसका क्लियरिंग मेंबर करेगा, जो कि हमने TM TCM ये सब हमने आगे डिस्कस कर लिया है पुराने लास्ट चैप्टर में। उसके बाद उन ट्रेड्स के सेटलमेंट होंगे। उसके बाद जो पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन बनेगा, फंड का बनेगा या फिर एक्चुअल गुड्स का बनेगा, वो सेटलमेंट होगा। कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। Clearing and settlement process. Basically, clearing refers to the process of accounting to update and reconcile obligation and payments of parties involved. यानी कि जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच में जो भी ट्रेड्स हैं वो रिकनसाइल होंगे, उनका ऑब्लिगेशन तैयार होगा और जो भी पेमेंट लेना बने या देना बने वो एग्जीक्यूट की जाएगी। ये हो गया आपका क्लियरिंग का प्रोसेस का ओवरव्यू। ठीक है। सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है? सेटलमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स मैचिंग द आउटस्टैंडिंग बाई एंड सेल इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी बाई और सेल इंस्ट्रक्शन आपका प्लेस किया गया था उसको मैच करके एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। और जिसको ओनरशिप चाहिए कमोडिटी के, मतलब जिसने बाई ऑर्डर लगाया था कमोडिटी के लिए, उसको वो दिया जाएगा। जो उस बाई के लिए उसने फंड दिया होगा वो फंड लिया जाएगा, और जिसने सेल किया था उसको वो फंड पे आउट कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका पूरा मैकेनिज्म। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मैकेनिज्म पे चलता है। अच्छा, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कमोडिटीज आर सेटल्ड ऑन डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। मतलब कि आपने डिलीवरी देंगे, पेमेंट लेंगे बाई नेटिंग ऑफ क्लाइंट लेवल एंड ग्रॉसिंग अप एट मेंबर लेवल। मतलब क्लाइंट ने मान लीजिए 4 लॉट बाई किया गोल्ड और 6 लॉट सेल किया गोल्ड, तो नेट में उस क्लाइंट का पोजीशन क्या हुआ? 2 लॉट सेल का। ठीक है, मतलब उसको 2 लॉट देना है। और ब्रोकर लेवल पे, ये तो क्लाइंट लेवल हो गया। जब ब्रोकर लेवल पे आएगा तो मान लीजिए ब्रोकर के पास 10 क्लाइंट हैं। 10 क्लाइंट्स का टोटल बाई ऑब्लिगेशन बन रहा है 40 लॉट का, और टोटल सेल ऑब्लिगेशन बन रहा है 45 लॉट्स का। तो ब्रोकर लेवल पे कितना आया? ब्रोकर लेवल पे आया आपका रफली 5 लॉट्स सेल पोजीशन में। और क्लाइंट लेवल पे हमने क्या देखा था? 2 लॉट का हमने देखा था। तो इस तरीके से ब्रोकर लेवल पे, ब्रोकर ऐसा हो सकता है क्लाइंट लेवल पे सेल बना हुआ है, ब्रोकर लेवल पे बाई बना हुआ है। और उसके बाद फंड पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन, उसको फिर एक्सचेंजेस अपना ऑब्लिगेशन फाइल वगैरह दे देते हैं, ब्रोकर के फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसी फंड से पे इन पे आउट प्रोसेस वो लोग कर देते हैं। अगर आपको एक्सचेंज से पे आउट मिलना है तो एक्सचेंज पे आउट कर देते हैं, और अगर पे इन मिलना है आपको देना है तो आपको सुबह आपको उतने सफिशिएंट फंड मेंटेन करने पड़ते हैं ब्रोकर को कि वो पे इन कर दे। ठीक है। In other words, settlement refers to the process of adjusting financial positions of party to trade transaction to reflect the net amount due to them or from them. इसका मतलब क्या है? नॉर्मल सेटलमेंट प्रोसेस का सिंप्लीफाइड वे में ये समझिए कितनी लेनदारी है या देनदारी है वो पता चलता है सेटलमेंट प्रोसेस होने के बाद। एंड ऑफ द डे पे एक्सचेंजेस क्या करते हैं? फाइल्स एंड रिपोर्ट रख देते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे, SFTP जनरली लोग बोलते हैं, उस पर रख देते हैं। वहाँ से क्या होता है? सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती है, फिर वो ब्रोकर अपने बैक ऑफिस में अपलोड करता है फाइल को, उससे नेट ऑब्लिगेशन बनता है, क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट नोट बनते हैं, क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट नोट बन के वो कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट्स को चले जाते हैं, क्लाइंट्स को पता चल जाता है उनका क्या पे इन पे आउट है, उनके लेजर में वो डेबिट या क्रेडिट हो जाता है। और उसके बाद जो नेट पैसा बचता है जो कि अगले दिन सुबह ब्रोकर को लगाना है वो उसको पे आउट हो जाता है। फिर एक ऑब्लिगेशन रिपोर्ट जाती है, उसमें कितना मार्जिन ब्रोकर का यूटिलाइज हुआ है, कितना डिपॉजिट अवेलेबल है, कितना टोटल डिपॉजिट है, और कितना मार्जिन पे आउट नेक्स्ट दिन करना है वो। और एक चार्जेस की फाइल होती है जिसमें मान लीजिए कमोडिटी एक्सचेंजेस है तो वो CTT लगाएंगे, आपके इक्विटी एक्सचेंजेस है तो वो STT लगाएंगे। फिर सेबी के क्या चार्जेस होंगे? अब तो स्टैम्प ड्यूटी भी एक्सचेंजेस कलेक्ट करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हो गए, वो सब चीज़ें वहाँ पे की जाएगी। सेटलमेंट प्रोसेस तो देखिए एक्सचेंजेस में ऑटोमेटेड होते हैं, तो वो आपको सुन के जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उनका सब ऑटोमेटिक होते जाता है। जैसे ही सेशन एंड हुआ, EOD प्रोसेस जो भी बंदा है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है वो रन करता है, सारे फाइल्स
ब्रोकर के एफटीपी पे ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट होने लगते हैं। सब सिस्टम अपने आप करता है। काफ़ी लेवल टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुकी है। इनफैक्ट ईओडी प्रोसेस रन करने का अगर आप एक्चुअल एक्सचेंज में किसी से पूछेंगे तो ईओडी प्रोसेस 3 से 4 जन मिलकर सारा फाइल्स प्रोसेस कर देते हैं। प्री ट्रेडिंग सेशन। सो प्री ट्रेडिंग सेशन क्या होता है? मान लीजिए जो भी ब्रोकर्स रहते हैं वो अपने मार्जिन के जो लिमिट्स वगैरह होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज क्या करता है कि उस मान लीजिए ब्रोकर का से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए रखा हुआ है, तो 10 करोड़ की लिमिट उसके लिए वो ओपन रखेगा सब्जेक्ट टू उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मान लीजिए एक्सचेंजेस अगर 80% तक लिमिट अलाउ करते हैं तो वो 80% तक मतलब 8 करोड़ तक की लिमिट खोल देंगे। अगर मान लीजिए उसका ट्रेड क्लियरिंग मेंबर के थ्रू होता है तो क्लियरिंग मेंबर भी अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में वही ब्लॉकेज रखेगा वो, कि मान लीजिए वो 90% तक अलाउ करता है तो वो 90% तक लिमिट करके रख देगा। उसके बाद क्या होगा, ऑब्लिगेशन फाइल को अपलोड की मतलब ऑब्लिगेशन फाइल जो भी रहेगा और जो भी मार्जिन फाइल वगैरह रहेगा वो सब अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद मार्जिन वेरीफाई की जाएगी। फिर दिन भर क्या चलता रहेगा, दिन भर मान लीजिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 10 करोड़ जिस ब्रोकर ने दे के रखे थे उसका 8 करोड़ का लिमिट एक्सचेंज ने खोल के रखा है। तो अब क्या हो रहा है, वो जो 8 करोड़ की लिमिट ओपन है उसमें मान लीजिए 6 करोड़ रुपए यूटिलाइज हो गया तो 2 करोड़ फ्री दिख रहा है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 करोड़ ही यूटिलाइज है तो 6 करोड़ फ्री दिख रहा है। इस तरीके से लाइव चलते रहेगा। और आप पेइंग मतलब अगर आपको लग रहा है कि अब यार मैं 10 करोड़ रखा हुआ है बट रिक्वायरमेंट तो सिर्फ दो करोड़ का ही हो रहा है तो मैं कुछ करोड़ रिलीज देता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सब रिक्वेस्ट डाल दिए कि मुझे इतना करोड़ आप रिलीज कर दो, तो एक्सचेंज रिलीज कर देता है उसको। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 8 करोड़ एक्सचेंज ने लिमिट देके रखा है तो आपके यहाँ पे आया कि अरे यार अब तो ट्रेड ज़्यादा होने लगा है, तो एक्सचेंज क्या करता है, अलर्ट आपको थ्रो करते रहता है। एक्सचेंज के यहाँ से कुछ ब्रोकर्स को फ़ोन भी चले जाता है कि सर आपका मार्जिन खत्म होने वाला है, और वो फिर क्या होता है, ब्रोकर को बोल दिया जाता है आप पेन लगा दो, नहीं तो हमें बस आपका सौदा टर्मिनल बंद करना पड़ेगा या फिर ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ में डालना पड़ेगा। तो उस तरीके से पोस्ट ट्रेडिंग सेशन, पोस्ट ट्रेडिंग सेशन में वही फाइल रन करनी, क्लाइंट्स का ओपन इंटरेस्ट बताना, ट्रेड प्रोसेसिंग, रिपोर्ट जनरेशन, मार्जिन वगैरह अपडेट करना, पेन पे आउट का इंस्ट्रक्शन देना, वो सब चीज़ें हो गई। ये एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ बताने का है नहीं। डिलीवरी प्रोसेस, जब जैसे ही डिलीवरी की एक्सपायरी होगी तो मान लीजिए पूरे महीने तो आपकी नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है, बट जब जिस दिन डिलीवरी एक्सपायर होगा उस दिन क्या करना है, तो जब डिलीवरी एक्सपायर हो रहा होगा ना तो फिजिकली वो चीज़ वेयर हाउस में डिलीवर की जाएगी। जो बायर है उसे वो चीज़ उठाना है वहाँ से, और सेलर जो है उसे वहाँ से डिलीवर करना है। और जैसे गोल्ड वगैरह तो क्या होता है, वो वॉल्ट के थ्रू होता है, तो वॉल्ट की रिसिप्ट एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। और अब तो जैसे MCX पे कॉमरिस बोल के अकाउंट है और NCDX पे कॉन्ट्रैक्ट बोल के अकाउंट है, उस वो बेसिकली एक तरह का डीमैट अकाउंट हो गया, उसमें आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। आपको चाहिए तो आप फिजिकल वहाँ से उठवा लो, उसकी रिसिप्ट जमा करो, वहाँ से आप फिजिकली उठा लो उसको, या फिर आप वहाँ पे उसमें रहने दो और वहाँ से आप सेल कर दो, तो वो उसी वेयर हाउस में रखा हुआ है। भले हाँ एक्सचेंजेस जो कॉम्प्रेस और कॉन्ट्रैक्ट में आपने रखा है उसका रिलेटिव जो वेयर हाउस चार्जेस रहेगा या फिर वॉल्ट चार्जेस रहेगा वो आपसे लेगा एक्सचेंजेस, लेकिन वहाँ पे रखा हुआ है और आपने सेल लगाया या बाई लगाया वो उसके बेसिस पे चलते रहेगा। अच्छा, कुछ कुछ कमोडिटीज़ में क्या होता है, डिलीवरी लॉजिक क्या होता है कि कंपलसरी डिलीवरी होती है, कुछ कुछ में ऑप्शन दी जाती है, कुछ कुछ में सेलर ऑप्शन होता है, मतलब सेलर को अगर इच्छा होगी तो ही वो बेचेगा। आज के डेट में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को कंपलसरी डिलीवरी में डाल दिया गया है, मतलब अगर आपको डिलीवरी मार्क हो गया तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप डिलीवरी पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो जो टेंडर पीरियड जिसको बोलते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, टेंडर पीरियड बोल के एक टर्म होता है। मान लीजिए जैसे गोल्ड की है, गोल्ड सिल्वर सबसे ज़्यादा जो डिलीवर होता है, तो गोल्ड सिल्वर में 5 दिन का टेंडर पीरियड चलता है। अगर आप उस पीरियड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड, उस समय आपको लिक्विडिटी बहुत कम मिलती है, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम हो रहे होते हैं, उस समय अगर आप एंटर करते हैं ट्रेड में तो वो हो सकता है, मोस्ट लाइकली है कि आप डिलीवरी में फंस जाएंगे। The stepwise process of physical delivery is described below. Seller has deposited quality certificate goods in the warehouse, मतलब आप जो भी सेलर है उसने वेयरहाउस में अपना माल पहले ही दे दिया है, और वो क्वालिटी सर्टिफिकेट जब उसको मिल गया है तो उसका मतलब ये है कि हाँ उसने सामान दे दिया है। और बायर क्या कर रहा है, बायर पैसा दे देता है
मेंबर को और वहाँ से उसको डिलीवरी चाहिए। अब जो जो भी ट्रेडिंग मेंबर रहेगा वो क्वालिटी सर्टिफिकेट जो उसको मतलब जो सेलर था उसने प्रोवाइड किया है वो दे देगा एक्सचेंज में, और जो मेंबर जिसके पास पैसे आए हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट से सामान लेने के, वो पैसे वो एक्सचेंजेस में पे इन कर देगा, और वो दोनों का प्रोसेस जब मीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो फंड्स हैं ये अपने क्लियरिंग मेंबर को देगा, क्लियरिंग मेंबर देगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को पैसे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कमोडिटी का पे आउट करेगा, जो भी ओनर रहेगा उसको, उसके बाद ब्रोकर को मिलेगा रिसीट, वो रिसीट मिलने के बाद वहाँ जाके ब्रोकर डिलीवरी उठा सकता है। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस। एक्सचेंज विल नोटिफाई द नेम ऑफ द बायर टू द सेलर एंड टैक्स इनवॉइस विल बी जनरेटेड बाय द सेलर टू द बायर, मतलब जो बेच रहा है वो इनवॉइस रेज करेगा ऑन द ड्यू डेट। Most of the contracts are traded as net of GST price, hence GST is added in the tax invoice by the seller। मतलब कि जो भी बाई करेगा वो GST उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेटलमेंट डिलीवरी वर्सेस डिलीवरी पेमेंट प्राइस is made on the full taxed invoice. Exchanges and broker are supposed to settle the trade at gross of GST taxed invoice. Exchanges accept the GST rates provided by the seller and guarantee settlement of GST at that rate. Exchanges do not go into the correctness of GST rate. देखिए, इनवॉइस जो सेलर देगा वो हम लोग एक्सचेंजेस बायर से कलेक्ट करके आगे दे देंगे, ठीक है। जीएसटी सही लग रहा है कि नहीं, ये बायर और सेलर को आपस में लड़ लेने दीजिए, एक्सचेंज उसमें क्यों घुसेगा। एक्सचेंज का काम है ट्रेड्स को सेटल करना, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कराना, ना कि उस पर जीएसटी सही लग रहा है या गलत लग रहा है वो जज करना। तो एक्सचेंज जजिंग वाला काम नहीं करता है। कंपलसरी डिलीवरी जैसे मैं बताया कि उसमें ऑप्शन ही नहीं है, आपको डिलीवरी लेना ही पड़ेगा। गोल्ड इज ए कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, सिल्वर इज ए कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ऑप्शन टू डिलीवर। मतलब आप चाहें तो ले भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। ड्यू डेट रेट आपको पता चल जाएगा, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो बता दीजिए। सेलर ऑप्शन मतलब सिर्फ सेलर के पास ऑप्शन है। आज के डेट में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को सेबी ने कंपलसरी डिलीवरी करवा दी है। एंटिटीज इन्वॉल्व इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। देखिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, एक्सचेंजेस की एक सब्सिडरी होती है। एमसीएक्स का है एमसीएक्स सीसीएल, एमसीएक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनएससी का है एनसीएल, नेशनल क्लियरिंग लिमिटेड। और बीएससी का है आईसीसीएल, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे करके है। आईसीएक्स अपना क्लियरिंग करवाता है एमएससीआई का जो क्लियरिंग हाउस है एम क्लियर, उससे एमएससीआई अपना खुद का क्लियरिंग हाउस है उसका। और आपका ये जो है एनसीडीएक्स का भी सेल्फ क्लियरिंग है। क्या करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पैसे कलेक्ट करना, सेटलमेंट प्रोसेस करना, फिर पे इन पे आउट अरेंज करना, काउंटर पार्टी रिस्क लेना, सब चीज़ करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक सेटलमेंट गारंटी फंड बोल के फंड भी मेंटेन करके रखता है, और फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी एग्जीक्यूट करता है। सेबी हैज इशूड अ सर्कुलर ऑन कॉमन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर ऑल कमोडिटी एक्सचेंजेस अगेंस्ट करंट प्रैक्टिस ऑफ एक्सक्लूसिव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज। देखिए इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो इक्विटी में आ चुकी है, मतलब एक ही क्लियरिंग हाउस सबका क्लियरिंग करता है, लेकिन कमोडिटी में अभी हर एक्सचेंज अपना खुद का सेल्फ क्लियरिंग कर रहा है या किसी और के थ्रू क्लियरिंग करवा रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड एक कॉमन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कमोडिटीज में भी परमिट हो जाएगा, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी मिल जाएगी कि हर एक्सचेंज चाहे तो कोई एक ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से अपने ट्रेड्स क्लियर करवा सकते हैं। क्लियरिंग मेंबर, सो क्लियरिंग मेंबर प्लेज ए वाइटल रोल इन पोस्ट ट्रेड। बेसिकली क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के जस्ट नीचे क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो क्लियरिंग मेंबर के पास जाते हैं। क्लियरिंग मेंबर पूरा सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियरिंग बैंक्स क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफर पे इन पे आउट करते हैं। इमेजिन करिए डेली के बेसिस में करोड़ों रुपए की मूवमेंट है, और ये करोड़ मतलब 2-4-10 करोड़ नहीं है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात हो रही है। कमोडिटी में डेली कम से कम कुछ नहीं तो 500-600 करोड़ का पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन है, और इक्विटी में कम से कम 15 से 16 हज़ार करोड़ का पे इन पे आउट ऑब्लिगेशन है। ये सब करते हैं बैंक्स। कस्टोडियल सर्विस, देखिए WRDA जो वेयर हाउस की अथॉरिटी है वो उसने NERL एंड CDSL को रिपोजिटरीज किया है। अब CDSL के संग MCX ने टाई अप करके
एक कॉमरिस अकाउंट बनाया है, वही कॉमरिस अकाउंट बेसिकली डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी का काम करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करता है रिकॉर्ड्स को, वेदर द सेम इज डिपॉजिटेड इन एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज के बाहर है, वो उस ट्रैकिंग मैकेनिज्म से पता चल जाता है। वेयर हाउसेज क्या करते हैं? वेयर हाउसेज फिजिकली कमोडिटी को रखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वॉल्ट में रहता है, वॉल्ट भी वेयर हाउस ही है, बट वो वॉल्ट में रहता है। वेयर हाउसेज आपका नॉर्मल अच्छा रोल प्ले करते हैं। हाउएवर WRDA इज द रेगुलेटर फॉर वेयर हाउसेज एंड सेबी सिर्फ WRDA जो अप्रूव्ड होता है वेयर हाउसेज उसी में रखने का अलाउ करते हैं। और वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनके मल्टीपल वेयर हाउसेज अक्रॉस लोकेशंस होते हैं, वो एक्सचेंजेस के साथ नेगोशिएट करके एक अपना वेयर हाउस एक्सचेंज के लिए ओपन करते हैं कि हाँ आपके कस्टमर्स चाहें तो यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये वेयर हाउस पे कुछ नोट्स है, वो पढ़ लीजिएगा। वेयर हाउस के ऊपर लॉजिक जो इन्होंने WSP किया हुआ है। WSP इज बेसिकली वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर को एक अपना डिटेल लेना पड़ता है, जो भी उसके पास डिपॉजिट करने आ रहा है उससे पूरा डिटेल वो रखते हैं अपने पास। WSP पे काफ़ी कुछ है, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, वेयर हाउसेज के ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्शंस होते हैं, प्लस वेयर हाउसेज के इंस्पेक्शन एक्सचेंजेस भी करते हैं, सेबी भी कर सकता है और उनको खुद भी करना पड़ता है। प्लस एक्सचेंजेस के असेयर्स होते हैं, असेयर्स क्या करते हैं, वहाँ जाके क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि A ग्रेड क्वालिटी का सामान है, बट एक्सचेंजेस के असेयर भी जाके क्वालिटी चेक करते हैं वेदर इट इज परफेक्ट और नॉट। और आपका वेयर हाउस जो रहता है उसके ऊपर क्वांटिटी का ऑब्लिगेशन है, मतलब जो मान लीजिए वो लिख रहा है कि 100 टन गेहूं है, 100 टन का ऑब्लिगेशन वेयर हाउस वाले के ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ वेयर हाउस रिसीप्ट, देखिए बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको, जब वेयर हाउस में डिपॉजिट हो गया तो वेयर हाउस एक रिसीट देगा, एक सर्टिफिकेट भी देगा, उसको रजिस्टर किया जाएगा और वो रजिस्ट्री ही जो मैं बता रहा था कॉमरिस ये MCX में और कॉन्ट्रैक्ट है आपका NCDX में, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट्स वाले ही चीज़ है। ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अब देखिए क्या है ना कि कोई भी प्रोडक्ट एक मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा तभी एक्सचेंज अपने वेयर हाउस में लेगा, ठीक है। सो मान लीजिए कि आपका कैस्टर सीट का कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्जांपल यहाँ दिया हुआ बताता हूँ, 45 to 47% एक्सेप्टेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1:2 और पार्ट देयर ऑफ बिलो 45% इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कैस्टर सीट अगर मिल गया, ठीक है, अब कैस्टर सीट अगर हम जो भी सीड्स हमें मिले हैं उसको ग्राइंड करके ऑयल निकालने की कोशिश की जाएगी। 45 to 47% या मोर देन दैट अगर आया तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिलो 45% अगर ऑयल उससे निकल रहा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज हो गया, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट इफ ऑयल कंटेंट इन कैस्टर सीट इज बिलो 47% बट विद इन 45% द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस विल अट्रैक्ट डिस्काउंट, यानी कि मान लीजिए 47% के ऊपर है तब तो कोई इशू ही नहीं है, बट उसके नीचे अगर है 47% के नीचे तो 1% पे 2% आपको प्राइस में कट मिलेगा, यानी कि मान लीजिए 46% है तो 1% आपकी क्वालिटी कम है तो हम 2% प्राइस काट देंगे, वो हो गया लॉजिक। बट 45% के नीचे तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए प्रीमियम, नाउ गोल्ड की प्योरिटी 995 प्योरिटी की कैलकुलेशन ली जाती है, बट अगर सेलर 999 का डिलीवर कर देता है तो पर 10 ग्राम 0.004 फाइनेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो उस पर जो ये जो 100 रुपये आपको डिफरेंस दिख रहा है ये बेसिकली प्रीमियम हो गया, ये आपको पे करना पड़ेगा। 995 का ट्रेड होता है एक्सचेंज में और 995 का मान लीजिए डिलीवर कर दिया तो ये जो एक्स्ट्रा 0.004 प्योरिटी थी वो क्या होगी, वो आपको प्राइस में बियर करनी पड़ेगी, वो हो गया प्रीमियम। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट बाय सेलर, देखिए 5 दिन का टाइम रहता है डिलीवर करने के लिए, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट प्राइस आया, अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो 3% पेनल्टी फ्लैट लग जाती है, ठीक है। जो 3% पेनल्टी लगेगी वो कहाँ दी जाएगी, 1.7%
कंपोनेंट पेनल्टी शैल बी डिपॉजिटेड इन IPF, मतलब एक्सचेंज का जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है उसमें 1.75% दिया जाएगा. 1% is given to the buyer who is entitled to receive delivery. Balance 0.25% component of penalty shall be retained by exchange towards administration expenses. तो 3% पेनल्टी लग जाएगी अगर सेलर डिफॉल्ट करता है तो 1.75% उसमें IPF में डिपॉजिट हो जाएगा. 1% जो बायर था जिसको मिलना चाहिए था उसको दे दिया जाएगा और 0.025% एक्सचेंज के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में जाएंगे. अब आपको लग रहा होगा कि 1% ही बायर को पेनल्टी मिल रहा है तो लाभ क्या हुआ. देखिए ऐसा है, मान लीजिए 1 kg गोल्ड है. 1 kg गोल्ड का आज के डेट में प्राइस होगा 45 लाख. उसका 1% कितना होता है? 45,000 होता है. ठीक है, तो 45,000 रुपीज़ आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो भी मिल जा रहा है. तो अगर कोई सेलर डिफॉल्ट भी कर दिया है तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है, बिकॉज 5 दिन में उतना ज़्यादा वेरिएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. और बाकी डे टू डे में अगर प्राइस वोलेटिलिटी रही होगी तो आपको M2M तो आया होगा या आपने दिया होगा. डिलीवरी इन केस ऑफ फिजिकल डिलीवरी, स्टैगर्ड डिलीवरी. देखिए स्टैगर्ड डिलीवरी मतलब क्या हो गई कि मान लीजिए लास्ट 10 दिन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी दिन डिलीवर कर सकते हैं और कहीं कहीं क्या होता है आप पहले से भी डिलीवर कर सकते हैं. तो ये आपके ऊपर है. आपने कॉन्ट्रैक्ट आज ओपन हो रहा है, आज ही आपने सेल ऑर्डर लगाया और आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया तो एक्सचेंज क्या करेगा? आपका मार्जिन ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट एक्चुअली डिलीवर कर दिया है. तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा. रिस्क मैनेजमेंट फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव. काउंटर पार्टी रिस्क. काउंटर पार्टी रिस्क बेसिकली कौन लेता है? काउंटर पार्टी रिस्क एक्सचेंज खुद बियर करता है. एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का सेटलमेंट गारंटी फंड उसको गारंटी करने के लिए बनाया हुआ है. प्रिंसिपल रिस्क, when buyer and seller has not received the goods and funds but has fulfilled the obligation of making the delivery. मतलब जो भी सेलर था उसने कमोडिटी डिलीवर कर दी बट उसे पैसे नहीं मिले, या जो बायर था उसने पैसे पे कर दिए बट उसको डिलीवरी नहीं मिली. दिस इज एलिमिनेटेड बाय ए सेंट्रल काउंटर पार्टी सच एज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यही काम करता है, उसको एलिमिनेट करता है. मार्केट इंटीग्रिटी एंड सर्विलेंस रिस्क. ठीक है, तो मार्केट इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज क्या करता है? एक्सचेंज एक प्रॉपर मैकेनिज्म रखता है और सर्विलेंस रखता है कि ऐसा ना हो कि फिजिकल मार्केट में प्राइस 100 रुपये चल रहा है और एक्सचेंज पे ट्रेड 300 रुपये में हो रहा है. तो ऐसा एक्सचेंजेस होने नहीं देते हैं. प्राइस रिकिंग, कार्टेलिंग, कॉर्नरिंग, ये सब कुछ दिन पहले बहुत बड़ा एक ऑर्डर आया था मेंथा ऑयल में. कुछ लोगों ने कार्टेल करके कुछ किया था, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी होगा. तो वो जो कार्टलिंग हुई थी उसके अगेंस्ट MCX ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे. काफ़ी ब्रोकर्स को मतलब सेट में भी लेके गए थे वो, और उनके अगेंस्ट केसेस वगैरह भी हुए थे. तो वो सब चीज़ें थी. और एक्सचेंजेस और सेबी सर्विलेंस करते रहता है कि एबनॉर्मल प्राइसेस ना आ जाए, फेयर प्राइस डिस्कवरी चलते रहे, कोई एबनॉर्मल ट्रेड्स ना एग्जीक्यूट करे. तो वो सब चीज़. ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली क्या होता है, अगर इनएडुकेट सिस्टम रहता है, ठीक है, तो इस तरह के रिस्क आते हैं. मान लीजिए कनेक्टिविटी इशू आ गया तो उसमें कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? मान लीजिए आप जिस ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं उस ब्रोकर के यहाँ कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई, मान लीजिए एक्सचेंज में ही टेक्निकल ग्लिच आ गई, तो आप क्या कर लेंगे? लीगल रिस्क. देखिए लीगल रिस्क एक चीज और हो गई यहाँ पे. क्या है ना, अब अनसर्टेनिटी ड्यू टू लीगल एक्शन. अब देखिए कुछ दिन पहले एक पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ट्रेड हो रहा था. अचानक गवर्नमेंट ने बोला कि इसको बंद कर दो. ठीक है, उसमें कुछ प्राइस रिगिंग के इन्फॉर्मेशन वगैरह मिले, काफ़ी ज़्यादा देर तक इशू हुआ. जैसे ही इशू हुआ गवर्नमेंट से ऑर्डर आया इसको बंद करो. जो भी ट्रेड्स थे सब खत्म. लॉस प्रॉफिट जो हुआ तो वो तो हुआ ही, एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ मिला नहीं. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर कुछ अगर आता है गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले सकता है. GST, CTT, STT ये सब तो चार्जेस लगते ही हैं. सिस्टमिक रिस्क. देखिए एक पार्टी तो डिफॉल्ट कर ही सकता है ना, ब्रोकर भी डिफॉल्ट कर जाते हैं. हाउएवर आज तक एक्सचेंजेस डिफॉल्ट नहीं किए हैं, तो एक्सचेंजेस कुछ हद तक इसको प्रोटेक्ट करते हैं. एक्सचेंजेस का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इस तरह के सिस्टमेटिक रिस्क को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करता है. पोजीशन लिमिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ ओपन पोजीशन. देखिए हर प्रोडक्ट में ना एक पोजीशन लिमिट दी रहती है कि इतने लॉट ही सेल हो पाएंगे या बाई हो पाएंगे, मतलब इतने लॉट ही ओपन इंटरेस्ट रहेगा. तो हर जगह एक्सचेंजेस ऐसा करके रखते हैं मिनिमम पोजीशन लिमिट. सेलेंट फीचर्स ऑफ रिस्क
कंटेनमेंट मेजर्स, कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट। देखिए कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको कि एक्सचेंजेस के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। टीएम मेंबर के लिए मान लीजिए 25 लाख का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है, टीसीएम के लिए 1 करोड़ का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है, आईटीसीएम के लिए 3 करोड़ का है, पीसीएम के लिए 5 करोड़ का नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है। एमसीएक्स की वेबसाइट पे ये सब दिया हुआ है। अगर आप सोचिए कि अगर आपको ब्रोकर बनना है तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। 5 करोड़ तो आपको खाली बस कंपनी में ऐसे ही ब्लॉक करने रहेंगे, 1-1.5 करोड़ एक्सचेंज में डिपॉजिट लगेंगे, पूरा सिस्टम खड़ा करने में। तो इतना कैपिटल लगाने के बाद एक रीजनेबल एश्योरिटी तो आती है कि ये चीजें एक दिन में नहीं खराब हो जाएंगी। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, एक्सचेंजेस क्या डेली डे टू डे टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहते हैं और प्रीसेट लेवल होते हैं उनके। जैसे मैंने बताया 80% मान लीजिए लिमिट उसने ओपन कर रखा है, जैसे जैसे इस परसेंटेज रीच करेगा मेंबर्स को अलर्ट जाते रहेंगे, फोन भी चले जाते हैं कि देखो सर आपका लिमिट ऐसा होने वाला है, आपका लिमिट ऐसा होने वाला है। ऑफलाइन सर्विलेंस एक्टिविटी, मान लीजिए जब ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट हो गए उसके बाद भी अगर लगता है कि कुछ ऐसा इशू है, ठीक है, तो एक्सचेंजेस की इंस्पेक्शन टीम होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं, वो ट्रेड्स को चेक करती हैं, वो ब्रोकर के पे आउट ये सब को चेक करती हैं। वो ये चेक करती हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ब्रोकर ने मान लीजिए जो क्लाइंट से पैसे लिए उसका मिसयूज तो नहीं किया। ये सब चीज़ें एक्सचेंज चेक करती हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट तो जब ऐसा आता है एक्सचेंज उसको लेवी कर देता है। अभी लास्ट ईयर क्रूड में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्रूड में ऑलमोस्ट उस क्रूड के प्राइस का 3 टाइम्स उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया था, तो मोर देन 100% में मार्जिन रिक्वायरमेंट चला गया था। पोजीशन लिमिट, देखिए क्लाइंट लेवल लिमिट होती है 5%, मेंबर लेवल लिमिट होती है 15%। ये एक्सचेंजेस में अभी तक तो यही है, कुछ अगर चेंज होगा तो बात अलग है, बट कमोडिटी एक्सचेंजेस में क्लाइंट लेवल लिमिट इज 5%, मेंबर लेवल लिमिट इज 15%, सो दैट किसी एक जन के पास ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन ना हो और वो मार्केट को डिक्टेट ना कर पाए टर्म्स को। सेटलमेंट गारंटी फंड मैंने बताया जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मेंटेन करते हैं। होता क्या है कि जो भी मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी है या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो पेनल्टीज कलेक्ट करता है वो जाता है सेटलमेंट गारंटी फंड में, और वो इन केस ऑफ इन नॉन सेटलमेंट ऑफ ट्रेड उस फंड से सेटलमेंट की गारंटी दी जाती है एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू। मार्जिन मैकेनिज्म, देखिए स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क, स्पैन बोलते हैं इसको, जिसको आज के डेट में इनिशियल मार्जिन के नाम से भी बोला जाता है। ये बेसिकली मार्जिन कैलकुलेट कर दी जाती है और उतना पोर्शन ऑफ मार्जिन, मान लीजिए गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो अगर 45 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 4.5 लाख मार्जिन मिनिमम पर लॉट ट्रेड करने के लिए आपको लगेगा। ठीक है, इनिशियल मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन मतलब क्या है, बिफोर एंटरिंग ऑफ ट्रेड, मतलब अगर 45 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, तो 4.5 लाख आपको पहले ब्रोकर को देने होंगे, तभी आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। प्लस एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी सेम चीज़ है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई या बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन हुआ तो कितना लॉस हो सकता है, वो पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है और वो पैसे भी रखे जाते हैं। तो एक इनिशियल मार्जिन एंड ईएलएम अपफ्रंट ली जाती है। मार्क टू मार्क मार्केट, कमोडिटी में 2 दिन का टाइम दिया जाता है कलेक्ट करने के लिए। मार्क टू मार्क मार्केट क्या हो गया, लॉस, बेसिकली डेली बेसिस पे प्राइस एडजस्टमेंट्स होते हैं। प्राइस अगर आपके फेवर में गया तो आपको एम टू एम प्रॉफिट आएगा, अगर आपके अगेंस्ट गया तो एम टू एम लॉस आपको पे करना पड़ेगा। ये हो गया एम टू एम, डेली बेसिस पे वो कैलकुलेशन होता है। एडिशनल एंड स्पेशल मार्जिन, जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक से कोई एक डायरेक्शन में बहुत खराब मूवमेंट आने लगा, उस मूवमेंट को कर्व करने के लिए एक्सचेंजेस क्या करते हैं, एडिशनल या स्पेशल मार्जिन लेवी करते हैं। वो क्या होता है, केस टू केसेस बेसिस में अलग से लगाया जाता है। जैसे मैंने लास्ट ईयर क्रूड का एग्जांपल दिया, अचानक से इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी आ गई थी कि एमसीएक्स को लगाना पड़ा उस पर, उससे उनका बिजनेस हैम्पर हुआ, बट मार्केट में इंटीग्रिटी बनी रहेगी। क्रूड में कुछ भी हो जा रहा था वैसा उन लोगों ने होने नहीं दिया। टेंडर पीरियड मार्जिन, डिलीवरी पीरियड मार्जिन, मान लीजिए आपकी डिलीवरी आने वाली है, अगर मान लीजिए टेंडर पीरियड 5 दिन का है तो डेली 20-20% करके आपको मार्जिन डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो डिलीवरी पीरियड में धीरे धीरे आपको मार्जिन अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आप अभी 10% में ट्रेड कर पा रहे थे, फर्स्ट डे उसका 20% आपको डिपॉजिट करना है, नेक्स्ट डे आपको 20% तो 40% हो गया, उसके बाद थर्ड डे आपको 60%, इस तरह से 100% पूरा आपको पहुंच जाएगा और आपका पूरा पैसा वहां पे आ जाएगा। तो ये चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं।